गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इससे जस्ट पहली वाली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते टाइम हमने देखा था कि विंडे सिस्टम ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने 6 प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्रूड फाइबर एंड नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो यही एक तरीके से विंडे सिस्टम ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का फीडबैक है, या हम बोल सकते ड्रॉबैक है कि इसमें जो पार्टीशनिंग है कार्बोहाइड्रेट की, क्रूड फाइबर एंड नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो इसी ड्रॉबैक से ओवरकम करने के लिए हमने एक मेथड हम लेके आए, वॉन-स्वाइट इंट्रोड्यूस्ड, जो साइंटिस्ट है वॉन-स्वाइट, उस इंट्रोड्यूस डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस। उन्होंने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया है जिसको उन्होंने बोला है डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिटर्जेंट मेथड ऑफ फॉरेज एनालिसिस क्या चीज़ है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फीड सैंपल लिया, फीड सैंपल लेने के बाद में उसको बॉईल किया, किसके अंदर, न्यूट्रल डिटर्जेंट के अंदर, जिसका पीएच क्या है, 7 है। ठीक है, मतलब न्यूट्रल डिटर्जेंट मतलब पीएच क्या हो गया, 7। जब इन्होंने इसके अंदर बॉईल किया तो उन्होंने ये देखा कुछ तो हैं जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर होंगे और कुछ ऐसे होंगे न्यूट्रल डिटर्जेंट सॉल्युबल। मीन्स जो न्यूट्रल डिटर्जेंट के अंदर सॉल्युबल हो गया वो अलग निकल जाएंगे, और जो इनसॉल्युबल रह गया मतलब फाइबर के फॉर्म में रह गया वो अलग निकल जाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेल वॉल के जितने भी कंपोनेंट है वो जनरली क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो सेल वॉल वाले कंपोनेंट वाले फाइबर वाले जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, सिलिका, ये सारे आ जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। और जो न्यूट्रल डिटर्जेंट के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, जैसे सेल के अंदर का कंटेंट, ठीक है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, ये सारे इधर सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले तो फीड सैंपल के अंदर न्यूट्रल डिटर्जेंट डाला, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे और सेपरेशन करने के लिए, ठीक है, इधर न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एसिड डिटर्जेंट डालेंगे। ठीक है, किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फीड सैंपल लिया, फीड सैंपल को हमने बॉईल किया न्यूट्रल डिटर्जेंट डाल के। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूट्रल डिटर्जेंट में सॉल्युबल हैं वो अलग हो जाएंगे, जैसे सेल के अंदर का कंटेंट, और जो इनसॉल्युबल है, जो फाइबर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या क्या आता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। अब हमने बोला कि इसको न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर को हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर को हम लोग अब करेंगे बॉईल करेंगे, किसके साथ में, एसिड डिटर्जेंट। उस एसिड डिटर्जेंट का एग्जांपल है CTAB, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक तरीके से ये कटाइनिक डिटर्जेंट है। कौन सा है, कटाइनिक। ठीक है, किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर सॉल्युबल है एसिड डिटर्जेंट के अंदर वो अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या है, हेमी सेलुलोज सॉल्युबल है तो वो अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा। और जो इसमें इनसॉल्युबल है मतलब एसिड डिटर्जेंट जो फाइबर हैं वो अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगे। वो क्या क्या है, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका। ठीक है, ये 3 चीज़ इसके अंदर आ गई। अब देखो इसमें आगे क्या होता है, हमें अल्टीमेटली सेलुलोज चाहिए। सेलुलोज क्यों चाहिए, क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर जो रूमन है उसके अंदर किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। कौन करते हैं, रूमन के माइक्रोब करते हैं। कौन करते हैं, रूमन के माइक्रोब्स। तो हम ये चाहते हैं कि जो सेलुलोज है वो अच्छे से अवेलेबल हो जाए, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, जिससे हमें पता चल पाए। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हमें चाहिए, हम डाइजेस्टिबिलिटी वगैरह चेक करना चाहते हैं इन सब की। तो हमें क्या चाहिए कि प्रॉपर सेलुलोज का हमें पता चले कि माइक्रोब कितना इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें सेलुलोज को सेपरेट आउट करना है। तो सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड तो क्या करता है, लिग्निन को अपने से बाइंड करता है, और जो सिलिका है वो किस में डिजॉल्व हो जाता है, H2SO4 में डिजॉल्व हो जाता है। तो सेपरेट आउट कौन हो गया, सेलुलोज सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो ये हम बोल रहे हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। ठीक है, किसकी बात करें हम, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर की, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। तो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर हमसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं एसिड डिटर्जेंट फाइबर प्लस एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि एसिड डिटर्जेंट फाइबर हमको निकालना है तो हम क्या बोल देंगे कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल माइनस कर देंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि ADS, एसिड डिटर्जेंट सॉल्युबल, मतलब जिसका एग्जांपल क्या है, हेमी सेलुलोज, जो आया हुआ भी है वेटनरी ऑफिसर एग्जाम्स में। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर माइनस एसिड डिटर्जेंट फाइबर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
अब हम निकाल रहे हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। हमने पिछली क्लास में ये चीज़ देखी थी कि नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट को निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, इसको निकालने का तरीका एक ही है, वो है डिफरेंस। ठीक है, तो जब हमें सारे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के बारे में पता चल जाए तो उसको हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। और अगर ड्राई मैटर के बेसिस पे निकालना है, ड्राई मैटर है तो मतलब वाटर होगा नहीं, वाटर होगा नहीं मतलब 100 माइनस वाटर के अलावा जितने प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल उनको माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड प्रोटीन हमने दो चीज़ें अज्यूम की कि एक तो जितना भी फूड प्रोटीन है ना, जितना भी फूड में जितना भी प्रोटीन है उसके अंदर 16% क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं एवरेज नाइट्रोजन कंटेंट। तो इसीलिए क्रूड प्रोटीन निकालने के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जितना भी फूड में प्रोटीन है उसके अंदर 16% क्या है, नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में देखा कि ऑल नाइट्रोजन ऑफ फूड का जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा है, ट्रू प्रोटीन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ट्रू प्रोटीन से आ रहा है। अब देखिए, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फीड, अगर हम फीड को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना चाहते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट उस फीड का क्या होना चाहिए, 14% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल है कि मॉइस्चर कंटेंट है ना, अगर कैटल की फीड की बात करें तो 11% होना चाहिए, पोल्ट्री की फीड की बात करें तो कितना होना चाहिए, इसमें भी 11% होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, TDN निकालना है। TDN टोटल मतलब डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखिए इसके अंदर क्या आ गया, जितने भी डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है उसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिबल प्रोटीन की बात करेंगे, डाइजेस्टिबल फैट की बात करेंगे। तो इधर देखिए TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स इज इक्वल्स टू डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो क्रूड फाइबर और एक नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर और डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। डाइजेस्टिबल प्रोटीन के लिए हमने DCP की बात कर ली और डाइजेस्टिबली फैट के लिए हमने ईथर एक्सट्रैक्ट की बात करिए, डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट। अब देखिए हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इसको, दैट इज़ 2.25। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें पता है 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 ये भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और 1 ग्राम फैट जो है वो भी 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अब देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से आने वाली एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, मतलब एक तरीके से सेम है। लेकिन अगर फैट से आने वाली एनर्जी की बात करें तो वो क्या है, 9 किलो कैलोरी। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि फैट से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो 2.25 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए यहाँ पे 2.25 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर दिस फैक्टर कम्स, fat provides 2.25 times more energy as compared to carbohydrate and protein. That's why we multiply the 2.2 we multiply digestible ether extract with 2.25. नेक्स्ट देखिए नोट कि अगर हमारे पास में 1 kg TDN है, अगर हम एक एनिमल की बॉडी के अंदर 1 kg TDN है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, 4.4, मतलब एनिमल को क्या मिल रहा है, 4.4 मेगा कैलोरी डाइजेस्टिबल एनर्जी मिल रही है इससे, 3.6 मेगा कैलोरी एनर्जी इसको मेटाबॉलिक एनर्जी मिल रही है, और 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट के बराबर है ये एनर्जी। ठीक है, स्टार्च इक्विवेलेंट एक यूनिट है, तो हम बोल रहे हैं कि 1 kg TDN इज इक्वल्स टू 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर देखिए मेटाबॉलिक, अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें डाइजेस्टिबल एनर्जी और मेटाबॉलिक एनर्जी के बीच में, तो हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डाइजेस्टिबल एनर्जी इनटू 0.82। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमें 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन कराना है कैटल के अंदर, फॉर एग्जांपल उनकी कैटल जितना मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, अगर 1 लीटर मिल्क की बात करें तो 1 लीटर ऑफ मिल्क के लिए हमें 320 ग्राम TDN की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जिसको अगर केजी में हम कन्वर्ट करें तो बोल सकते हैं 0.32 kg TDN हमें चाहिए किसके लिए, 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ फीड सैंपल के बारे में। फीड सैंपल, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फीड सैंपल की। तो फीड सैंपल में हम यहाँ पे सब फीड सैंपल हमने लिया, फिर हमने उसको रखा हॉट एयर ओवन के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए, तो जिसकी वजह से क्या वाटर और ड्राई मैटर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे ड्राई मैटर की, कि ड्राई मैटर में हमारे पास यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर दो ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर भी है और नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर भी है। जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास में क्रूड प्रोटीन, सारा के सारा नाइट्रोजनस मैटर, मतलब एक तरीके से हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रूड प्रोटीन से। अब क्रूड प्रोटीन के भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो गया ट्रू प्रोटीन, एक हो गया नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ठीक है, नॉन नाइट्रोजनस में तीन अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल आ गए हमारे पास में, ईथर एक्सट्रैक्ट आ गया, क्रूड फाइबर आ गया और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इनऑर्गेनिक मैटर की। इनऑर्गेनिक मैटर टोटल ऐश की हम बात करेंगे। तो इसके अंदर इसको सेपरेट करने का तो है कि वो ऐश जो एसिड में सॉल्युबल हो गए और वो है जो एसिड में इनसॉल्युबल है।
ऑल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे के सारे क्या हैं, एसिड सॉल्युबल ऐश है, और ये सारे क्या है, एसिड इनसॉल्युबल ऐश है, दैट इज सिलिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है, एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो कैसे करेंगे? अगर ड्राई फॉर्म में करना है तो हम उसको स्ट्रॉ की फॉर्म में कर सकते हैं, स्टोवर की फॉर्म में कर सकते हैं, उसको हे की फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें ग्रीन फॉर्म में ही उसको करना है, तो किसके फॉर्म, तो कैसे करेंगे? हम साइलेज की फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे। इसका पर्पस क्या है? यहाँ पे वही है कि एनिमल को थ्रू आउट द ईयर ड्राई फॉडर मिले। इसका पर्पस ये है कि एनिमल को थ्रू आउट द ईयर क्या मिले? ग्रीन फॉडर मिले। नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं हे और साइलेज के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं एक बार। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि हे जो है वो क्या है? सन ड्राइड फॉरेज है, ठीक है, एक तरीके से सन में धूप में सुखाया हुआ प्रोडक्ट, एक तरीके से फूड है। इसमें साइलेज में क्या होता है? साइलेज में प्रॉपर मेथड होता है, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर बाय द एनएरोबिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे साइलेज में क्या होता है? एनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है, मतलब विदाउट O2 हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं, तब जाके क्या प्रिपेयर होता है? साइलेज प्रिपेयर होता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो हे के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 12 to 14%, और साइलेज के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 60 to 70%। अगर सुटेबल प्लांट टाइप की बात करें, अगर हे की बात करें तो उसमें लीफी थिन स्टेम, क्यों? क्योंकि धूप में आराम से सूख पाएगा, पत्तियाँ आराम से सूख पाएंगी, जो तना है वो पतला जो तना है, मतलब थिन जो स्टेम है वो ईजिली सूख पाएगा। साइलेज की बात करें तो इसमें जूसी मटेरियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? अच्छे से फर्मेंट होगा। इसीलिए इसमें क्या, किसकी बात करेंगे? हम थिक स्टेम की बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बेस्ट क्रॉप की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हे के लिए जो बेस्ट क्रॉप है वो क्या है? ओट, एविना सटाइवा, और उसके लिए साइलेज के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे? मेज, जिया मेज, ठीक है, मक्का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हे को बनने की प्रोसेस को बोलते हैं हे करिंग, और साइलेज बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं एनसाइलिंग। प्रॉपर हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा होता है, मतलब कौन से टाइम पे फसल को काटें? तो बेस्ट टाइम होता है इसके अंदर जब वो फ्लावरिंग कर रही हो, जब उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही हो, या जब उसकी ब्लूसम स्टेज हो, उसकी 1/3 या 1/3 में या हाफ स्टेज में उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। अगर सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसके मिल्क स्टेज में ही उसको कट कर लेंगे। और लेग्यूम है तो जब उसके अंदर पॉड फॉर्मेशन वाली जो स्टेज आएगी उस टाइम पे उसको कट कर लेंगे, ठीक है। वापस देख लीजिए कि बेस्ट टाइमिंग क्या है। जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो वो बेस्ट टाइमिंग क्या है उसका? फ्लावरिंग के टाइम पे, या ब्लूसम स्टेज की 1/3 या 1/2 टाइम। अगर सीरियल क्रॉप्स है तो उसकी मिल्क स्टेज, और अगर लेग्यूम्स है तो टेंडर पॉड फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर हम लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। और साइलेज की बात करते हैं तो साइलेज की जो क्रॉप है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं फ्लावरिंग और मिल्क स्टेज दोनों में कर सकते हैं। इसके बीच का हम कोई भी टाइम हो उस टाइम पर हम इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ हे, ठीक है। अब हे 3 टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे हे जो नॉन लेग्यूम हे हैं, कुछ ऐसे जो लेग्यूमिनस हे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मिक्स्ड हे हैं। अब हम बात करेंगे नॉन लेग्यूमिनस हे। एक तरीके से नॉन लेग्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं? लेग्यूमिनस फूड के अंदर क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन हम किसकी बात करें? नॉन लेग्यूमिनस हे की। इसका मतलब जिसका कार्बोहाइड्रेट तो क्या है? ज़्यादा, और प्रोटीन कंटेंट क्या है? कम। अगर लेग्यूमिनस हे की बात करें तो हम जिसकी बात करें जिसका प्रोटीन कंटेंट है ज़्यादा और मिनरल कंटेंट है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। मिक्स्ड हे की बात करें तो हम ये बात करेंगे लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस दोनों ही टाइप का। नॉन लेग्यूमिनस हे की सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओट, ठीक है, जिसको जेई बोलते हैं, बार्ले, जौ, ग्रास, घास, ये सारे क्या है? नॉन लेग्यूमिनस हे के एग्जांपल्स हैं। दोबारा देख लें, ओट, बार्ले और ग्रास। लेग्यूमिनस हे का एग्जांपल है ल्यूसीन, अल्फा जिसको हम रिजका भी बोलते हैं, ठीक है, और ल्यूसीन और बर्सीन, ये किसका एग्जांपल है? लेग्यूमिनस हे का एग्जांपल है। काफ़ी बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड हे की हम बात करें तो मिक्स्ड हे में आता है लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम, ठीक है, जिसका फॉर लेग्यूम के हिसाब से अगर देख नॉन लेग्यूम के हिसाब से ओट, और ल्यूसीन किस हिसाब से? लेग्यूम के हिसाब से। बार्ले किस हिसाब से हो गया? नॉन लेग्यूम के हिसाब से। और बर्सीन किस हिसाब से हो गया? लेग्यूम के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ नोट है ना। ओट हे हमारे पास में कौन सा था? नॉन लेग्यूमिनस हे। कौन सा था? नॉन लेग्यूमिनस हे, नॉन लेग्यूम वाला हे था, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं नॉन लेग्यूमिनस हे के अंदर ओट हे की बात कर रहे हैं हम लोग। हम इसको बोल रहे हैं कि बेस्ट हे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था उस टाइम पे हे और जब साइलेज में कंपैरिजन देखा था कि
हे के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारे पास है ओट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको एक तरीके से बेस्ट हे फॉर्म का होता है। दूसरी बात क्या है, बेस्ट हे फॉर डाइजेस्टिबिलिटी पर्पस, एनिमल की डाइजेस्टिबिलिटी के पर्पस से भी बेस्ट है ये। बेस्ट हे फॉर अडल्ट एनिमल्स के लिए भी बेस्ट है। बेस्ट नॉन लेग्यूमिनस हे भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि नॉन लेग्यूमिनस कैटेगरी के अंदर है, तो बेस्ट नॉन लेग्यूमिनस हे भी इसको हम बोल सकते हैं। अब आता है ल्यूसिन हे। ल्यूसिन हे किसके अंदर आ गया, लेग्यूमिनस हे के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब एक तरीके से रिजका की हम बात कर रहे हैं। तो जो रिजका है वो बेस्ट है अमंग द लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप की कैटेगरी के अंदर हम देखा जाए तो ल्यूसिन हे क्या है, बेस्ट है। और बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है और मिनरल कंटेंट है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से बेस्ट हे बोलते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हे है ये बेस्ट है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए और यंग एनिमल्स के लिए बेस्ट है। हम देखेंगे अब 3 मेथड्स ऑफ हे मेकिंग। हे मेकिंग के 3 तरीके हैं, ठीक है। करिंग मेथड से हम जिसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हे का, तो उसके 3 टाइप्स हो गए। सबसे पहला है फील्ड करिंग, दूसरा है बार्न ड्राइंग, ठीक है, खलियान में जो सुखाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और तीसरा है आर्टिफिशियल ड्राइंग, दैट इज डिहाइड्रेशन। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे आफ्टर कटिंग द क्रॉप को वहीं क्रॉप को हमने काटा और काटने के बाद में वही फील्ड में हमने उसको क्या कर दिया, करिंग कर दी उसकी, वहाँ पे हमने उसको सुखा दिया। तो ये वाला मेथड हो गया फील्ड करिंग। बार्न ड्राइंग क्या हो गया, मतलब खलियान में हमने सबसे पहले क्या किया, उसको काटा, काटने के बाद में थोड़ा बहुत हमने उसको वहीं फील्ड में ही सुखा लिया, उसके बाद में बाकी जो है उसको हमने खलियान के अंदर सुखाया विद द यूज़ ऑफ एयर। तीसरा हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, कि मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल ड्रायर्स। और एक तरीके से बेस्ट मेथड होता है कि बेस्ट मेथड फॉर द लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन सुपर क्वालिटी ऑफ साइलेज। मतलब आप तो एक तरीके से देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई प्लांट है, कोई लीफ एरिया जिसको हमने सुखाया एयर यूज़ करके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या उसका जो कलर है ना वो ऐसा कैसा मेंटेन रहेगा। सन में सुखाने की वजह से क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, हल्का सा फेड हो जाता है। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या होता है, सूख भी जाता है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी एज़ कम्पेयर टू इन दोनों को कंपेरिजन में क्या है, बढ़िया रहती है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ हे मेकिंग। हे मेकिंग बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले फ़ायदे देखेंगे, फिर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। पहला क्या है कि टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई फॉडर फॉर द एनिमल्स, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ड्राई फॉडर एनिमल्स को अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्या है, ड्यू टू सन ड्राइंग, आप सन में सुखाने की वजह से विटामिन डी है ना का जो कंटेंट है उसके अंदर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। कौन सा विटामिन डी, D2 एर्गो कैल्सिफेरॉल जिसको हम बोलते हैं। आगे आगे बाय हे मेकिंग साइनाइड टॉक्सिसिटी ऑफ ज्वार सॉर्गम कैन बी लूज्ड, ठीक है। अगर हम ज्वार है, अगर हमने उसको काटा और हमने उसको धूप में सुखाया, तो जिसकी वजह से उससे होने वाली जो साइनाइड टॉक्सिसिटी है उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक तरीके से लॉस्ट हो जाएगा उसके अंदर साइनाइड। आगे है कि कुछ ये देख रहे हैं कुछ डिसएडवांटेज, लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग हे मेकिंग, इसके कुछ डिसएडवांटेज देख रहे हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम धूप में ही उसको सुखा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे शेटरिंग ऑफ लीव्स, मतलब कुछ पत्तियाँ वहीं पे ही उसी फील्ड में वहाँ क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या, लॉस ऑफ विटामिन ड्यू टू ब्लीचिंग और फर्मेंटेशन। मान लो बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, और वहाँ पे फर्मेंटेशन की वजह से क्या कुछ विटामिन लॉस हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, ब्लीचिंग प्रोसेस की वजह से और फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। ये वो भी हो सकता है कि जब हमने उसको आर्टिफिशियली हम उसको फर्मेंट कर रहे हैं तब कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स उसके अंदर क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय लीचिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल। मान लो खेत के अंदर ही हमने उसको सुखाने के लिए रख रखा है धूप के अंदर, और वहीं पे क्या हो गई, बारिश हो गई, बारिश होने की वजह से क्या हो गया, बारिश होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फील्ड पे चले गए, मतलब खेत में चले गए, और खेत में जाने की वजह अगर हेवी रेनफॉल हो गया तो उन न्यूट्रिएंट्स का क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उन सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लीचिंग, ठीक है। ब्लीचिंग यहाँ पे क्या है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ब्लीचिंग के बारे में, हमने देखा था कि प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। सन ड्राइंग मतलब धूप में सुखाने की वजह से क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ प्रो विटामिन ए का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से 90% और मोर, इससे ज़्यादा परसेंट इसमें लॉस हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग, ठीक है। तो सन ड्राइंग का एक डिसएडवांटेज क्या है, ब्लीचिंग, कि आपने बहुत ज़्यादा सन देर तक उसको धूप में रख दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ब्राउन हे, ये मो बर्नट हे बोलते हैं इसको, फॉर्म ड्यू टू फर्मेंटेशन। क्यों, क्योंकि अभी हमने डिसएडवांटेज में देखा था कि इसमें लॉस ऑफ विटामिन हो रहा है, किस किस वजह से, ब्लीचिंग और फर्मेंटेशन। तो ब्लीचिंग तो हमने देख लिया कि प्रो विटामिन ए जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, धूप में रखने की वजह से इसका लॉस हो जाता है। अब हम देख रहे हैं फर्मेंटेशन के बारे में, हम ये देख रहे हैं इसके अंदर
कि व्हाट द सेफ स्टोरेज ऑफ इंडियन जो इन्वायरमेंट है, अगर उसके अंदर आपको हे को स्टोर करना है तो उसके अंदर मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ हे इन इंडियन कंडीशन लेवल ऑफ मॉइस्चर शुड नॉट बी मोर देन 14% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें हम जब हे को स्टोर कर रहे थे उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 14% से ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, उसकी वहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म हो जाएंगी और लाइसिन अमीनो एसिड जो है ना वो उसका फर्मेंटेशन वो सब फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन स्टार्ट, रिड्यूसिंग शुगर और लाइसिन अमीनो एसिड्स, अब इन सब का फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। तो इस जो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलार्ड रिएक्शन। मिलार्ड रिएक्शन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पेशली किसकी वजह से, लाइसिन अमीनो एसिड की वजह से क्या होगा, इस हे का क्या होने लग जाएगा, ब्राउन डिस्कलरेशन, ब्राउन कलरेशन ऑफ द हे। मतलब हे किस कलर की हो जाएगी, ब्राउन ब्राउन कलर की हे होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल लॉसेस ड्यूरिंग हे मेकिंग। हे मेकिंग के टाइम पे कितने टोटल लॉस हो रहे हैं। प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, जिसकी हमने ऊपर बात करी थी, तो हमने उसमें देखा था 90% या 90% या इससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसमें कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 90%। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 28%। एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, 25%। और ड्राई मैटर की अगर हम बात करें, और ड्राई मैटर अगर लेग्यूमिनस फूड है तो वहाँ पे 20 to 30%, और ग्रासेस हैं तो 10 to 50%। नेक्स्ट हम बात करें अब साइलेज की। अभी हमने किसकी बात करी, हे की, अब हम बात करें साइलेज की। साइलेज के लिए सूटेबल क्रॉप कौन सी है, ठीक है। तो बेस्ट क्रॉप तो हमने देखा था वहाँ पे मेज सबसे ज़्यादा, इस सब ये सारी बेस्ट है एक तरीके से। द क्रॉप रिच इन सॉल्युबल शुगर या सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर होता है वो क्रॉप क्या है, बेस्ट है, जैसे मेज, जवार, बाजरा, ये सब। फॉर मेकिंग साइलेज बाय यूजिंग ग्रासेस एड मोलासिस, अगर हम लोग है ना साइलेज बनाना चाह रहे हैं किसको यूज़ करके, ग्रासेस को ऐड करके, तो हम उसके अंदर हम मोलासिस ऐड कर देंगे। मोलासिस कितना कर देंगे, 3 to 3.5% मोलासिस उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर मेकिंग साइलेज बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ ग्रासेस, सीरियल क्रॉप्स एंड लेग्यूम्स, ठीक है। ग्रासेस, सीरियल क्रॉप और लेग्यूम को यूज़ करके हम बनाना चाहते हैं तो उसका रेशो हमें कितना रखना है कि ग्रासेस या सीरियल क्रॉप का रेशो हमें 3 रखना है, लेग्यूम कितना रखना है, 1। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं 75% और 25% का रेशो होना चाहिए, या 3:1 होना चाहिए अगर रेशो अकॉर्डिंग देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ साइलेज। साइलेज को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, हम एनसाइलिंग मेथड पढ़ा था हमने। अब इसके अंदर देखो 2 मेथड है इसका, एक तो लेबोरेटरी मेथड है, दूसरा क्या है इसका, फील्ड मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में क्या है कि पॉलीथीन बैग साइलोज, ठीक है, सिलोज, जिसके अंदर हम इनको प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोज। तो एक है हमारे पास में पॉलीथीन बैग सिलोज, एक हमारे पास साइलेज प्रिपेयर, और इसके अंदर साइलेज जो प्रिपेयर हो रहा है वो 4 to 6 वीक्स में प्रिपेयर हो रहा है। कितना, 4 to 6 वीक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में फील्ड मेथड। फील्ड मेथड के अंदर क्या है, इसको बोलते हैं पिट सिलोज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। कौन से सिलो यूज होते हैं फील्ड में, पिट सिलो, ठीक है। डेप्थ ऑफ पिट सिलो, मतलब उसकी जो डेप्थ है ज़मीन के अंदर, उसकी जो डेप्थ रखते हैं जिसके अंदर हमें साइलेज बनाना है, उसकी डेप्थ कितनी रखते हैं ज़मीन से, 2.4 to 3 मीटर नीचे हम उसकी डेप्थ रखते हैं। हम ये कंसिडर करते हैं इसके अंदर कि 1 मीटर क्यूब स्पेस के अंदर हम लोग 400 kg फॉडर डालेंगे। कितना डालेंगे, 1 मीटर क्यूब स्पेस के अंदर रिक्वायर्ड 400 kg फॉडर। इसके अंदर जो साइलेज प्रिपेयर होता है उसके अंदर कितना टाइम लगता है, 2 months। इसके अंदर जो साइलेज प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर 4 to 6 वीक्स, और यहाँ पे कितना लग रहा है हमें, 2 months। नेक्स्ट अब हम बात करें फील्ड मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग, जो हमने यहाँ फील्ड वाला मेथड जो हमने यहाँ पे देखा था, इसकी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने अपना ग्रीन फॉडर लिया, मेज, जवार, बाजरा, ठीक है, जिसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा साइलेज के लिए मॉइस्चर कितना होना चाहिए, 60 to 70%। तो मॉइस्चर 60 to 70% है, और इसका जो ड्राई मैटर कंटेंट है वो कितना है, 30 to 35% है। हमने लिया, लेने के बाद में हमने उसकी चॉपिंग करी, ठीक है। चॉपिंग करने के बाद में हमने क्या किया, चॉप्ड फॉडर बन चुका है। चॉपिंग करने के बाद में चॉप्ड फॉडर बन गया। अब क्या किया हमने, उसको फिल कर दिया पिट सिलो के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि हम लोग फील्ड के अंदर क्या बनाते हैं, पिट सिलो बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फिल कर दिया पिट सिलो के अंदर। पिट सिलो के अंदर फिल करने के बाद में हमने प्रेशर लगाया ताकि वहाँ से एयर नहीं रिमूव हो जाए। क्यों, क्योंकि साइलेज मेकिंग करने के लिए हमें एनएरोबिक फर्मेंटेशन करना होता है। कौन सा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो हमने प्रेशर लगाया जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, और उसको हमने बाद में क्या कर दिया, बाहर से कवर कर दिया। कवर करने के बाद में उसको 2 महीने के लिए छोड़ देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन हो जाएगा, और हमारा साइलेज क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। टाइम कितना लगा, ऑलमोस्ट 2 months। अब नेक्स्ट देखिए नोट, ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग के टाइम पे
अगर मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रासेस से, अगर ग्रासेस से हम साइलेज बना रहे हैं तो हमने पहले भी देखा था कि हम उसके अंदर क्या आते हैं, कुछ मोलासिस ऐड कर देते हैं। कितना % मोलासिस ऐड करते हैं, 3 to 3.5%। उसके साथ में कुछ और एडिशन भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अगर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं 0.5% उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी पैटेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि एनिमल को खाने में वो थोड़ा स्वाद लगे। दूसरा क्या है, वहाँ पे यूरिया ऐड कर देंगे, 1% यूरिया ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस फीड का नाइट्रोजन कंटेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एडिशन ऑफ मोलासिस तो हम देख ही चुके हैं कितना करना है, 3 to 3.5%। एडिशन ऑफ मोलासिस टू मैच्योर क्रॉप, मैच्योर क्रॉप के लिए, ठीक है, तो वो कितना अप टू 5%। ठीक है, अगर मैच्योर क्रॉप है, अच्छी खासी डेवलप्ड क्रॉप है, तो उसमें हम कितना ऐड कर सकते हैं, मोलासिस 5% ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। हमने देखा कि साइलेज के अंदर क्या होता है, एनोरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एनोरोबिक फर्मेंटेशन 2 टाइप के हो गए, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा क्या हो गया, ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले हमने देखा अकर्स व्हेन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये तब होगा जब हम जो फीड ले रहे हैं, हम जो क्रॉप ले रहे हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। और ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगा, जब प्रोटीन कंटेंट उस फीड का क्या है, ज़्यादा है। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, अगर कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंटेंट उस फीड का ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। और प्रोटीन कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ब्यूटेरिक एसिड फॉर्म होगा। क्वालिटी की बात करें, स्मेल ऑफ साइलेज, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जिसका ज़्यादा है वो अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनेगा। ठीक है, और इसकी जो स्मेल होगी वो भी क्लीन स्मेल होगी। लेकिन प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है और बैड स्मेल है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग। लैक्टिक एसिड में भी बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो होमो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, कुछ हेट्रो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 1 ग्लूकोज 2 एडीपी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 लैक्टिक एसिड बन रहा है और साथ में 2 एडीपी बन रही है। हेट्रो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं, 1 ग्लूकोज 1 एडीपी से यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 लैक्टिक एसिड, 1 इथेनॉल, 1 CO2 और एटीपी बन रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे होमो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या फॉर्म हो रहा है, 2 लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रही है। ठीक है, और देखा जाए तो 2 एटीपी बन रही है, यहाँ पे 1 एटीपी बन रही है। अब आगे देखिए कि क्लोस्ट्रीडिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव एनोरबिक बैक्टीरिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडिया आ गया, ठीक है, एनोरबिक बैक्टीरिया, क्योंकि एनोरबिक कंडीशन में ही क्या होता है, क्लोस्ट्रीडिया ग्रो करता है। क्योंकि हम साइलेज के बनाते टाइम पे हम लोग क्या होता है, एनोरबिक कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। तो अगर मान लो क्लोस्ट्रीडिया का इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है तो उसकी वजह से साइलेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर मेकिंग साइलेज बनाने के लिए ग्रासेस एंड लेग्यूम्स शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, जनरली देखा जाए तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रासेस और लेग्यूम वगैरह हम शुड नॉट बी यूज्ड। नेक्स्ट, फॉर साइलेज मेकिंग लेग्यूम शुड नॉट बी यूज्ड, वाई। ठीक है, अब इसका रीज़न देखो, क्योंकि जो लेग्यूम्स है ना उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा होगा तो कौन सा फर्मेंटेशन होगा, ब्यूटरिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन होने की वजह से जो साइलेज की क्वालिटी है वो कौन सी है, पुअर क्वालिटी साइलेज फॉर्म हो जाएगी। और लेग्यूम की बात की जाए तो उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, और हाई मिनरल कंटेंट है। तो ये जो इसकी इनमें क्या होता है, इनकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द बफरिंग कैपेसिटी ना, बफर एक तरीके से बफर का काम करने लग जाती हैं ये तीनों चीज़ें। बफर का काम करने की वजह से क्या होता है, उस साइलेज का पीएच चेंज नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे कि साइलेज का एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, हमें पीएच चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बफर बनने की वजह से पीएच चेंज होएगा ही नहीं। ठीक है, उल्टा हाई पीएच और रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से साइलेज की क्वालिटी क्या होगी, पुअर रहेगी। अब देखो इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल साइलेज मेकिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द क्रॉप शुड बी 65%। ठीक है, अगर हमें साइलेज बनाना है तो मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 65%। और ड्राई मैटर, अगर मान लो हमारे पास ड्राई मैटर है तो कितना होना चाहिए, 35%। दूसरा क्या होना चाहिए, एनोरबिक कंडीशन होना चाहिए। राइज इन टेम्परेचर बिटवीन 30 to 38 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर में राइज होना चाहिए। अब है साइलेज प्रिजर्वेटिव्स, कुछ होते हैं जो हम साइलेज के अंदर डालते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव तौर पे, जिसको हम बोलते हैं साइलेज कंडीशनर्स। देखो, सब्सटेंस एड ड्यूरिंग साइलेज मेकिंग स्मॉल अमाउंट सो दैट साइलेज कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम स्मॉल अमाउंट के अंदर डाल देते हैं साइलेज के अंदर, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहे थोड़े लंबे टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, उसके अंदर नमक डाल दिया, सॉल्ट, सीरियल ग्रेन्स हमने उसके अंदर डाल दिए, मोलासिस उसके अंदर डाल दिए। इनका जो काम होता है वो होता है उसके अंदर शुगर कंटेंट को बढ़ा देने का काम। ठीक है, सिट्रस पल्प, सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है, विटामिन सी,
ये सब हम डाल देते हैं। एक है, अब हम पढ़ रहे हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसको हम डालते हैं साइलेज के अंदर ताकि उसकी जो बैड स्मेल है ना साइलेज की वो कम हो जाए। जो बैड स्मेल है वो क्या कम हो जाए, जिसकी वजह से एनिमल उसको ईजिली फीड कर ले। ठीक है। नेक्स्ट 7, कलर ऑफ हाई क्वालिटी साइलेज का कलर क्या होता है। देखा जाए तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसका जो हाई क्वालिटी जो साइलेज है उसका कलर क्या होता है, येलोइश टू ब्राउनिश ग्रीन कलर होता है। कौन सा होता है, येलो कलर बोल सकते हैं आप, या फिर उसको बोल सकते हैं ब्राउनिश ग्रीन कलर का टाइप होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन लीव्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फियोफाइटिन, और फियोफाइटिन कौन सा कलर देता है इसको, ब्राउन कलर देता है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सिलो इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, तो कलर ऑफ साइलेज बिकम डार्क ब्राउन टू ब्लैक। अगर मान लो, वैसे तो हमने क्या बोला है कि टेम्परेचर रेंज हमें कितनी रखनी है, 30 to 38 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर रेंज रखनी है। लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो जिसकी वजह से ये जो कलर है ये ब्राउनिश ग्रीन या येलो ना होके क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट AIV मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग, ठीक है, गिवन बाय AI वर्टेनन इन 1925 में दिया इसने, फाइनलैंड के अंदर। इसने क्या किया, एसिड एडिटिव्स यूज़ कर लिए, जैसे H2SO4 HCl इसने यूज़ कर लिए, जिसकी वजह से pH ऑफ साइलेज क्या हो गया, ऑलवेज लेस देन 4 है ना। मतलब इसने क्या किया, साइलेज मेकिंग टाइम पे कुछ एसिड उसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए, जैसे H2SO4 HCl, और मैं अच्छी क्वालिटी साइलेज बनाने के लिए pH कम चाहिए होता है थोड़ा, तो pH ऑफ साइलेज इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा 4 से कम रहेगा। इसकी वजह से जो साइलेज है वो अच्छी क्वालिटी का साइलेज बन जाएगा। दूसरा क्या है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ साइलेज इज मोर देन हे। अगर हे और साइलेज में हम कंपेयर करें तो साइलेज की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। न्यूट्रिएंट कंटेंट इन साइलेज एज कम्पेयर टू ग्रीन फॉडर। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग कि एक है हमारे पास साइलेज और एक हमारे पास में ग्रीन फॉडर जो हमने अभी खेत से काटा है, उनकी कंपेरिजन में देखा जाए तो न्यूट्रिएंट कंटेंट कंपेयर कर रहे हैं साइलेज और ग्रीन फॉडर के बीच में। जैसे इसने बोला कि यहाँ पे टोटल ऐश, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और वाटर, ये तो क्या है ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने की वजह से ड्राई मैटर इज लेस देन 5%। ठीक है, इसका जो ड्राई मैटर का जो लॉस है, ड्राई मैटर का जो लॉस है ना, ड्राई मैटर लॉस, वो क्या है, लेस देन 5% है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ साइलेज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, और यहाँ से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे शेफर्ड ने इसको दिया है। अब देखो इंडेक्स, एक होता है वेरी गुड क्वालिटी साइलेज, एक होता है गुड क्वालिटी साइलेज, एक होता है फेयर साइलेज। ठीक है, अगर वेरी गुड क्वालिटी साइलेज की हम बात करें तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप, मतलब जिसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, और गुड साइलेज जो है वो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों हो ठीक ठीक सा, ठीक है, मतलब दोनों बराबर बराबर सा हो। फेयर साइलेज जिसके अंदर ओनली प्रोटीन रिच क्रॉप हो। तो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन क्या हो गया यहाँ पे, अगर कार्बोहाइड्रेट रिच है तो यहाँ पे क्या होगा, मेनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनेगा, लैक्टिक एसिड टाइप है ये मेनली, ये लैक्टिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड दोनों टाइप है, और ये मेनली ब्यूटेरिक एसिड टाइप है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड कंटेंट, इसके अंदर लैक्टिक एसिड कंटेंट ज़्यादा होगा, इसके अंदर लेस होगा, इसके अंदर नील होगा। यहाँ ब्यूटेरिक एसिड कंटेंट की बात करें तो ये नील होगा, वेरी लेस और मोर। पीएच की बात करें तो पीएच यहाँ पे 3.5 से 4.2। अगर हमें वेरी गुड क्वालिटी साइलेज चाहिए तो 4 से कम ही ऑलमोस्ट पीएच होना चाहिए, तो उसका रेंज है 3.5 to 4.2। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें गुड क्वालिटी साइलेज चाहिए तो 4.2 से 4.5 ये चल सकता है। अगर 4.5 मतलब 4.8 से अगर ज़्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी का साइलेज नहीं है। टेस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा एसिडिक टेस्ट फील होएगा, ये एसिडिक टेस्ट फील होगा, और ये लेस एसिडिक फील होएगा। ठीक है, अमोनिकल नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे तो इसमें लेस देन 10% ऑफ टोटल नाइट्रोजन। ठीक है, अमोनिकल कंटेंट लेस देन 10% टोटल नाइट्रोजन लेस देन 10%, इसमें 10 to 15%, इसमें 20% और मोर। मतलब एक तरीके से टोटल नाइट्रोजन कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए ये है फ्लिंग इंडेक्स। ठीक है, कॉमनली यूज्ड मेथड टू इवेल्युएट साइलेज क्वालिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फिलिंग इंडेक्स है जिसकी वजह से हम लोग है ना साइलेज की क्वालिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फिलिंग इंडेक्स उतना ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का साइलेज हो गया। नोट दिस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। देखो इफ परसेंट ऑफ लैक्टिक एसिड इन टोटल साइलेज अगर हाई है तो मतलब फिलिक इंडेक्स क्या है, हाई है। इसकी वजह से क्वालिटी क्या है साइलेज की, वो भी क्या है, हाई है। इफ परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड इन टोटल साइलेज
ये हाई है, मतलब एसिटिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड हाई है, तो उसकी वजह से फिलिंग इंडेक्स भी हम क्या बोल सकते हैं, लो है, और पुअर क्वालिटी का साइलेज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हाई सीलिंग इंडेक्स का मतलब हाई क्वालिटी साइलेज है, मतलब उसके अंदर हम अगर मान लो कहीं लिखा है कि इसका फिलिंग इंडेक्स ज़्यादा, तो हम मान लेंगे कि उसका लैक्टिक एसिड कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, ब्यूटेरिक एसिड कंटेंट क्या है, और एसिटिक एसिड कंटेंट क्या है, कम है। अब हम बात करें नेक्स्ट हेलेज की। हेलेज में हमारे पास में यहाँ पे क्या है कि क्रॉप सुटेबल फॉर हे मेकिंग, मतलब हमने हे मेकिंग की वो क्रॉप्स भी ले ली जो हे बनाने के लिए सुटेबल है, और हमने वो प्रोसेस भी अप्लाई कर दी जिससे हम साइलेज भी बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से हे भी बन रहा है और साइलेज भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, हेलेज। हेलेज हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ हे एंड साइलेज, दोनों के प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, और दोनों का मॉइस्चर कंटेंट क्या है, 45 to 55%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया, मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, 45 to 55%। ड्राई मैटर कंटेंट, और अगर ड्राई मैटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना है, 40 to 45%। नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट लेज। वेस्ट लेज में क्या है, वेस्ट मटेरियल और साइलेज दोनों का क्या है, मिक्सचर है, मतलब वेस्ट मटेरियल प्लस एनसाइलिंग प्रोसेस, ठीक है। एनसाइलिंग मतलब साइलेज मेकिंग प्रोसेस, और वेस्ट मटेरियल जैसे मान लो वहाँ पे पोल्ट्री का लीटर है, पोल्ट्री के कोई ड्रॉपिंग्स हो गए, या बुवाइन का कोई डंक रह गया, या स्वाइन एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी रह गया किसके अंदर, साइलेज के अंदर, तो इसको हम बोल देंगे वेस्ट लेज। ओके अब हम देख रहे हैं डिजीज रिलेटेड टू द साइलेज, ठीक है। हम दो डिजीज देख रहे हैं, एक हम देख रहे हैं लिस्टेरियोसिस जिसको हम बोलते हैं साइलेज डिजीज, और एक देख रहे हैं हम सीलोफिलर्स डिजीज, ठीक है, सीलोफिलर डिजीज। देखो लिस्टेरियोसिस जो साइलेज डिजीज है, कौन कॉज कर रहा है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस, ठीक है। क्या है ये, बैक्टीरिया है। ये कैसे फैलता है, कंटामिनेटेड साइलेज की वजह से फैलता है। किसकी डिजीज़ है, लाइफ स्टॉक की डिजीज़ है, और लाइफ स्टॉक में भी कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है मेनली इसके अंदर, ठीक है। अगर साइलोफिलर्स डिजीज़ की बात करें हम लोग, तो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, ये जो वर्कर है वहाँ पे काम करते हैं, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको हो रहा है, फार्म वर्कर्स, दैट इज मेनली साइलेज मेकिंग। ये किसकी डिजीज़ है, कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन का, है ना, उनको इनहेल करने की वजह से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, निमोनिया हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बॉटेनिकल नेम्स ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर द साइलेज मेकिंग के लिए हमने देखा था मेज सबसे बेस्ट है, तो मेज का बॉटेनिकल नेम क्या है, जिया मेज। जवार, सॉर्गम, बाई कलर, बाजरा, ठीक है, पेनिसेटम ग्लैकोम, ठीक है। नेक्स्ट बॉटेनिकल नेम्स ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर हे मेकिंग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनके बॉटेनिकल नेम से भी पूछ लिया जाता है। तो ऊट की बात करेंगे तो एविना सटाइवा, ठीक है। बार्ले की बात करें तो हॉडियम वल्गेरी। ल्यूसिन यानी रिजका की हम बात करें, अल्फा अल्फा भी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिको सटाइवा। बर्सीन की बात करें तो ये क्या है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम। ओके तो गाइज आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।